नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 27 अप्रैल और मेंस का सेकंड पेपर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। प्री का पेपर आ गया है और मेंस का पेपर आ गया है। ये है आरएएस मेंस 2018, है ना। उसका सेकंड पेपर आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ मैं बीच में बोल बोल के, तो आज कोशिश करेंगे वीडियो छोटा रहे ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। लंबा लगता होगा तो आपको भी बोरिंग लगता होगा। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो भरनी होती है नॉर्मली, और उसके बाद में खाली पेज होता है और उसके बाद में निर्देश होते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क दे दिया और यहाँ से शुरू होता है पेपर। इसमें भी वही पेपर 3 यूनिट्स में बटा हुआ होगा और कैसे क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें है किस प्रकार, जैसे कि 15-15 शब्दों के क्वेश्चन हैं और 15-15 शब्दों में उत्तर देने हैं। 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं। ये 5 प्रश्न होंगे। यूनिट ए अपन देख रहे हैं ना, यूनिट ए का भी पार्ट ए देख रहे हैं। तो पहले 5 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और इनका मैक्सिमम 2-3 लाइनों में हमें उत्तर देना होता है। तो हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ रितता, मतलब रित की अवधारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संवर्धित करती है। ये मतलब उत्कृष्टता को संवर्धित करती है, किस प्रकार से करती है ये हमें बताना है। सिर्फ 2 लाइन्स में बताना है। ठीक है। दूसरा था प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है। गीता का कौन सा सिद्धांत इस आशय की पुष्टि करता है। तो दोस्तों गीता बहुत फेवरेट है आरपीएससी की। तो गीता से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में तो खासकर पूछते ही है ना। हमारे सिलेबस में बाकायदा चलाई है उन्होंने गीता। तो गीता मतलब बहुत अच्छे वाले तरीके से हमने पढ़ी थी। इवन गीता के जो छोटे छोटे से पूरी गीता ही पढ़ ली थी एक तरह से शिक्षा लेने के लिए। तो गीता से बड़े और छोटे सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था अहिंसा गांधी की नैतिकता का केंद्रीय मूल्य क्यों है। क्यों गांधी जी ने अहिंसा को ही केंद्रीय मूल्य बनाया। ये क्वेश्चन 2 लाइंस में हमें उत्तर देना है, मतलब 15 शब्दों में देना है। प्लेटो के न्याय को परिभाषित कीजिए और संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही करी है, जो अभी प्री की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का कल जैसे आपके कमेंट भी थे कि मैडम ये तो बहुत हार्ड पेपर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इसलिए ही मैंने कहा था कि भाई पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो सेम है, लेकिन मेंस में बहुत सारे और भी छोटे छोटे से सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं जो हम प्री में नहीं पढ़ते हैं या फिर आरएएस मेंस की तैयारी करने से पहले नहीं पढ़ा है हमने कभी, है ना। तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि मेंस में अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो कर देंगे, है ना। लेकिन ये जो नए सब्जेक्ट इन्होंने जोड़े हैं, कम से कम भी 7-8 नए सब्जेक्ट जोड़े हैं दोस्तों उन्होंने। जैसे गीता जोड़ रखी है, इथिक्स जोड़ रखी है, सोशियोलॉजी जोड़ रखी है, मैनेजमेंट जोड़ रखी है, ऑडिटिंग भी जोड़ रखी है इन्होंने, है ना। और साइंस तो जैसे है ही, साइंस भी इसमें अलग है और प्री में अलग है ना। तो वो क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे जब तक हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप मेंस की तैयारी करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार कर लोगे, जब आपको ये सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साइकोलॉजी वगैरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको आ जाएंगे। तो अभी से डरिए मत, अभी आप अपना प्री पे फोकस करिए, उसके बाद में मेंस की तैयारी करना। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसमें 7-8 टॉपिक होते हैं। जैसे कि प्रशासन दे दिया, प्रशासन में 7-8 टॉपिक दे दिया, बाकायदा उन्होंने नाम लिख रखे हैं, उन्हें नाम के अकॉर्डिंग हम तैयार करते जाते हैं तो हमारा कवर हो जाता है सिलेबस। डरने की ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है। अब ये पार्ट बी है। पार्ट बी में दोस्तों उसी का यूनिट ए का पार्ट बी है। पहले 5-5 2-2 नंबर के 5 पूछ लिए, अब 5-5 नंबर के पूछ रहे हैं 5 क्वेश्चन। इनका 50-50 शब्दों में उत्तर देना है। तो 50 शब्द मतलब लगभग 5 से 6 लाइन के बीच में। अतिवाद घातक है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, है ना। तो अतिवाद मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो घातक है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसे बताना है। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका समझाइए, है ना, कि समाज कैसे हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसको बढ़ाता है या घटाता है। तो यहाँ बढ़ाने की ही बात पूछी है, तो समाज का क्या रोल है अपने वैल्यूज़ को बढ़ाने में, वो पूछा है। ठीक है। ये आपके अनुसार एक प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के क्या मुख्य कारण होते हैं, समझाइए। अब ये तो आप भी दे सकते हो ना, बिना तैयारी के भी आंसर लिख सकते हैं ये तो, है ना। और कुछ हम तैयारी कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पॉइंट आ जाते हैं। तो हमें 5 लाइन लिखनी है, मतलब 5 पॉइंट लिखने हैं,
तो मतलब जितना हम सटीक आंसर लिखेंगे उतना ही अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों अभी जैसे आपको एक बार चारों पेपर ये दिखा दूंगी ना, उसके बाद में मैं आपको एक दो जनों की कॉपियाँ भी दिखाऊंगी कि किस तरह से वो मेंस में मार्किंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। अभी मैं कलेक्ट करती हूँ किसी से, अगर मुझे कॉपियाँ मिलती है चेक करी हुई, आरटीआई के थ्रू हम अपनी कॉपियाँ मंगवा सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे कॉपियाँ मिली किसी की तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि 5 नंबर के में कैसा आंसर लिखने पे वो लोग कैसा आंसर मतलब कितने मार्क्स अपन को दे सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। 9th क्वेश्चन है, श्रम एक पूंजी है और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूँ। महात्मा गांधी के संदर्भ में यह व्याख्या करनी है। महात्मा गांधी जी का यह कथन था और उनके संबंध में हमें 5 लाइन में इन कथन के संबंध में हमें डिटेल देनी थी। राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ब्रिंग्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करना था इस लाइन पे, कि मतलब राजनीतिक तटस्थता का मतलब है कि हम किसी भी ग्रुप की ओर, जैसे एक प्रशासक होता है उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम किसी भी पार्टी को प्रशासनिक जीवन में सपोर्ट नहीं करेंगे। निजी तौर पर हम किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं होंगे और तटस्थता से व्यवहार करेंगे, है ना। तो उसी की डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। तो ये हो गए दोस्तों 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन। अब बड़े वाले क्वेश्चन 3 दिए हैं इस पार्ट में। पहला क्वेश्चन दिया है, भगवत गीता किस तरह से अर्जुन के समक्ष द्वंद्व का निराकरण करती है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह से गीता के सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन भी गीता से आया है और 10 नंबर का क्वेश्चन भी गीता से आया है। तो एक सजेशन है, आप इस वक्त फ्री हो, कोरोना में कोई इतनी पढ़ाई वगैरह भी नहीं कर रहे हो, तो क्यों ना गीता ही पढ़ ली जाए। तो प्लीज़ गीता के छोटे छोटे वर्जन भी आते हैं, आपको ऐसे नहीं है कि गीता ही बड़ी वाली गीता ही पढ़नी है। एक छोटी सी गीता आती है इतनी सी, है ना, ऑनलाइन देखना, एक मिनी गीता आती है, उसमें गीता की सारी चीज़ें लिखी हुई होती है और वो हिंदी में ही आती है, वो मंगवा लीजिए। बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंस है अपने इसके मेंस के सिलेबस में, सेकंड पेपर में एथिक्स वाली में गीता का। तो अभी एक बार गीता को पढ़ लीजिए तो बहुत योगदान मिलेगा आगे आंसर राइटिंग में उसका। ठीक है। दूसरा है, लोकनायकों व सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते, आधुनिक संदर्भ में उनकी महत्ता को उजागर कीजिए। अब देख सकते हैं इस कथन में कहीं भी हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत है क्या। कुछ क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं कि हमें प्रैक्टिकली आंसर देना होता है कि हम कितना समझते हैं, क्या सीखते हैं बड़े लोगों से। तो इसीलिए तो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी थी और इसीलिए तो आप लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे अच्छे लोगों की किताब। अब ये देखिए इसमें क्या कहा है, लोकनायकों और सुधारकों के उपदेश कभी पुराने नहीं होते। अब इसका आंसर हम कब दे पाएंगे, जब हमें कुछ तो लोकनायकों के उपदेश याद होंगे, गांधी जी के 3-4 कोटेशन याद हों, अब्दुल कलाम जी के याद हों, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी के याद हो। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे एक कोटेशन लिखा कि भाई हाँ हम इस कथन को समर्थन करते हैं, और 1-2 कोटेशन लिखे और उसके संबंध में कि ये वर्तमान में किस तरह से रिलेवेंस है इस कथन का, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एक बेहतर आंसर हम दे पाएंगे। तो इसीलिए है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा अगर आप पास करना चाहते हो, तो अपने अंदर अभी से वो गुण भी क्यों नहीं विकसित कर लिया जाए, है ना। हर सुबह उठ के कुछ अच्छा सुनिए ना आप, अच्छा पढ़िए ना आप, उठते ही आप मतलब कि जैसे वॉक वगैरह करते हैं तो कुछ अच्छा सुनिए, है ना। और उसके बाद में हर 15 मिनट आधे घंटा कुछ अच्छी किताब पढ़िए, ज़िंदगी भी बेहतर बनेगी। और यकीन मानिए पर्सनैलिटी निखरने के साथ साथ हमें एक सिविल सर्वेंट बनाने में बहुत अच्छा योगदान ये देगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति भी आप समझ सकते हो कि हमसे मतलब किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा वो रख रहे हैं, है ना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में साहस और संयम अंतर्निहित है। आधुनिक समाज और प्रशासन में वे क्या आज भी वे युक्ति संगत हैं। तो देखिए हमें प्लेटो सिलेबस में हमने प्लेटो पढ़ा है, ठीक है। अब हमने सिलेबस में ये नहीं पढ़ा कि आधुनिक समाज से हम उसे किस तरह से कोरिलेट करें। तो ये हमारी तार्किक बुद्धि ही तो होगी ना जिससे हम रिलेट कर पाएंगे। हमने यहाँ पे प्लेटो के विचार लिख दिए है ना साहस और संयम के बारे में। फिर जो बचे हुए पैराग्राफ है उसमें हम क्या करेंगे, उनको आधुनिकता से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से प्लेटो का योगदान अभी भी है
है ना। तो दोस्तों अपने मतलब चारों तरफ घट रही हर एक घटना को अपने से कोरिलेट कीजिए, है ना। हर एक घटना को, हर एक पुराने व्यक्ति का कथन हो गया, लोगों की बड़ी बड़ी बातें हो गई, उन सबको अपने साथ लेके चलिए और कैसे कि हम ये चीज़ किस तरह से दुनिया बदल सकती है, हम किस तरह से इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम अच्छे से मेंस पास कर पाएंगे। अब दोस्तों दूसरा पार्ट आ गया, ये है साइंस। और साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए, जिन लोगों के लिए साइंस रही है उनको इजी लगेंगे, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, क्योंकि मुझे भी साइंस के छोटे वाले क्वेश्चन तो बहुत कम आए थे। तो पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। B+ और बीटा माइनस क्षय के लिए मूलभूत नाभिकीय प्रक्रियाओं को लिखिए। नहीं किया था मैंने, तो नाम ही नहीं सुना था, कहाँ से करते। अनुरूप और अंकीय संकेतों के मध्य अंतर करिए। एनालॉग और डिजिटल संकेतों के मध्य अंतर, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है। साबुन और अपमार्जक के बीच 2 अंतर लिखिए, ये बहुत अच्छे से लिख दिए थे। और मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, ये भी लिख दिया था। बहुलक की परिभाषा देखो, ये तो हमने क्या किया था कि सिलेबस में जो दे रखा था ना, ये सारे साबुन, अपमार्जक, हीमोग्लोबिन, है ना, बहुलक वगैरह, ये सब सिलेबस में ऐसे लाइन टू लाइन लिख रखे थे, वो हमने सब कुछ तैयार किया था। लेकिन ये जो शुरू वाले क्वेश्चन है ना, ये सिलेबस में नहीं थे, ये आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन अब शिकायत तो कहाँ करें, मतलब होंगे या फिर हो सकता है हमारे पढ़ने में कमी रह गई हो, तो ये 2 क्वेश्चन तो नहीं आए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हमें छोड़ने ही पड़ते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। अब 5-5 नंबर वाले साइंस के देखते हैं। सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव की लगभग तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है, और माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। अब ये भाई साहब साइंस वालों को भी नहीं आया था, अब ओवन कैसे काम करता है वो समझाना है। सब ने टप्पे मारे थे इसमें, है ना, कि अब वो दे देते हैं कुछ, मतलब कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसे जानबूझ के हार्ड बनाते हैं कि नहीं समझ में आता है ना। और इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक है। अब संक्रमणीय बीमारियों के क्या कारण हैं, और निम्नलिखित बीमारियों में संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों में वर्गीकृत कीजिए। तो पहले तो हमें ये बताना है कि संक्रामक बीमारियां होती कैसी हैं, आधे पैराग्राफ में तो वो बताना है, और आधे पैराग्राफ में बताना है कि ये जो बीमारियां उन्होंने दी है ना, ये अल्जाइमर, ट्रैकोमा, कोलेरा, अस्थमा, रेबीज़, इसमें कौन सी तो संक्रामक है और कौन सी असंक्रामक है। ये देखिए, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया है 5 नंबर का। उपार्जित प्रतिरक्षा और उसके प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हिंदी में नहीं समझ में आएगी, इंग्लिश में है इसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सिलेबस में था, तो हमने अच्छे से तैयार किया था। भारत के नैनो मिशन व उसके उद्देश्य, ये भी दोस्तों करंट में भी आता रहता है, तो ये भी अच्छे से हम लोग कर सकते थे 5 लाइन में। फिर दोस्तों साइंस में बड़े वाले ये 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, देखो उन्होंने 5-5 नंबर के। कोई दोस्तों फिक्स नहीं है कि 5-5 के 5 ही आएंगे, 2-2 के 5 ही आएंगे, बड़े वाले 3 आएंगे हर यूनिट्स में से। उनकी इच्छा पे डिपेंड है कि वो कैसे और किस पार्ट को कितने नंबर का बना रहे हैं, है ना। इसमें देखो 4 ही दिए हैं साइंस में बड़े वाले। अब साइंस में 10-10 नंबर वाले इन्होंने दे दिए 4। कौन कौन से, देखो अब एक एक क्वेश्चन में इतने इन्होंने कितने कितने क्वेश्चन पूछ लिए। 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की व्याख्या कीजिए, और पीएच परिवर्तन के कारण होने वाले दंत क्षय को कैसे रोका जा सकता है। एक दूध वाला थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा और ताजे दूध में मिलाता है, और उसका दूध से दही बनाने में लगने वाले समय पर क्या प्रभाव होगा, समझाइए। अब ये पता नहीं उस टाइम किस तरह से अटेम्प्ट किए थे और क्या लिखे थे, लेकिन साइंस का पेपर उन्होंने इस बार भी हार्ड ही बनाया था। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत अटेम्प्ट कर दिए थे। देखते हैं, कुछ लोगों का अच्छा भी गया था, कुछ आर्ट्स वालों का तो थोड़ा वीक वैसे भी होता ही है। दूसरा क्वेश्चन है, संचार निकाय में व्योम तरंगे और आकाश तरंगों के संचरण के मध्य अंतर दीजिए। चुंबकीय तरंगों में भू तरंग, व्योम तरंग, आकाश तरंग के संचरण का आरेख तैयार कीजिए। मानक आयाम मॉड्यूलेटर प्रसारण, टेलीविज़न और उपग्रह संचार, इसके बारे में कुछ कुछ उन्होंने आवृत्ति परास लिखना है इनका। अब दोस्तों कहाँ से लिखेगा आर्ट्स वाला स्टूडेंट इनका आवृत्ति परास, लेकिन वो पता नहीं क्या ही पेपर बना देते हैं कभी कभी तो।
अब बार ये अच्छा था, खाद्य परीक्षण के क्या सिद्धांत है, खाद्य परीक्षण के लिए उपयुक्त विभिन्न विधियों को समझाइए। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट बेचारे ऐसे ही क्वेश्चंस का वेट करते हैं, भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें मैं कुछ लिखूं। अब ये 2 क्वेश्चन थे ना दोस्तों, इसमें सच में हमें नहीं आ रहा था आर्ट्स वालों को। हमने एक एक चीज़ सिलेबस की तैयार की थी साइंस की भी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, ये पीएच वाला तो आ रहा था है ना, लेकिन पीएच वाले में भी ये समय वाला मतलब कर दिया था फिर भी ठीक ठाक सा। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, 11th वाला क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है बहुत कम आ रहा था ये तो, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा कर दिया था। खाद्य परीक्षण के सिद्धांत और खाद्य परीक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियां समझाइए, ठीक है। और ये भी अच्छा था, राजस्थान के सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं और कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी कीजिए, है ना। मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजनाएं, अब आप देख रहे हो पिछले पेपर में भी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं पूछ ली और इस पेपर में भी पूछ ली, है ना। आप दोनों में सेम भी लिख सकते हो, क्योंकि लिखने और चेक करने वाला अलग अलग होगा। एग्जामिनर वो कोई पेपर और चेक कर रहा है, ये कोई और चेक कर रहा है। तो हमने किया था ऐसा कि उस वाले में लिखी थी राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए पहले, वो इस वाले में भी ऐड कर दी और जो नहीं याद आई वो भी ऐड कर दी। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, 2 छोटे क्वेश्चन नहीं आया तो हमारा पेपर बिगड़ गया। अब हमने तो ऐसे ही क्वेश्चन से मार्क्स बटोरे हैं। अब देखिए यही ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं आर्ट्स वाले, वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आर्ट्स वाले तो, है ना। तो ऐसे ही पेपर से हमने तो स्कोर बटोरा था। अब भगवान जाने कैसे क्या नंबर आए हैं, देखेंगे वो तो। यूनिट 3 है दोस्तों इसकी। यूनिट 3 में यही 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन इसमें हैं। ये आ गई अपनी ज्योग्राफी। विश्व के 4 पर्वत निर्माणकारी घटना और मुख्य पर्वतों के नाम बताइए। छोटा नागपुर के पठार का महत्व क्या है, ये बताइए। राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं, ये बताइए। सोनाड़ी और मालवी पशुधन नस्लें राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती हैं, और राजस्थान के 8 संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से हैं, ये बहुत अच्छे से हमने अटेम्प्ट कर दिए थे। फिर दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन क्या होता है और विश्व में इनकी उपस्थिति क्षेत्रों के बारे में बताइए, ठीक है। 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, उसमें से उन्होंने दरारी वाले पूछे हैं, ठीक है। भारत में 1901 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि की विशिष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, बढ़िया वाला। राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशा और उत्पादन क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। ये भी ठीक ठाक सा कर दिया। सीमेंट उद्योग के अवस्थिति और वृद्धि के कारण ये राजस्थान में अपने है ही इम्पोर्टेंट, तो ये अच्छे से याद भी था कि सीमेंट कहाँ उद्योग होती है, उद्योग कहाँ है, और फिर क्यों वृद्धि हो रही है, कौन कौन से नए कारखाने, ये बढ़िया वाला कर दिया था। शेखावाटी के मुख्य भौगोलिक, अब आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, उन्हें शेखावाटी इतनी पसंद है कि 2016 के पेपर में भी उन्होंने शेखावाटी की सांस्कृतिक विशेषताएं पूछी थी, और इस बार उन्होंने शेखावाटी की भौतिक विशेषताएं पूछी है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, शेखावाटी मेरा क्षेत्र है, तो शेखावाटी आरपीएससी की फेवरेट रहती है। वो शेखावाटी से कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, है ना। 2016 मेंस में भी था, 2018 के मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है। अब पृथ्वी सतह के पैलियोजोइक कल्प के महत्वपूर्ण विकास पर विवेचना कीजिए। तो ज्योग्राफी में अलग अलग कल्प में बांटा गया है, तो उन्होंने पैलियोजोइक कल्प की विशेषताएं पूछी है। एक बनना भरना था, भर दिया था कैसे भी करके। और भारत में वर्षा के वितरण और प्रभावों का वर्षा के वितरण पर पर्वतीय प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों कई तरह की वर्षा ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जैसे सवर्णीय वर्षा हो गई, पर्वतीय वर्षा हो गई, तो इसमें पर्वतीय प्रभाव पूछा था। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन ये लिखा था, क्योंकि हम ज्योग्राफी से हैं तो खूब सारे मैप वैप बना के मस्त वाला ये लिख दिया था। राजस्थान की नदी प्रणालियाँ, इसका भी पूछो ही मत, क्योंकि दोस्तों ये एक क्वेश्चन है ना, नदी प्रणालियाँ, ये देखो मेंस में भी आया है, प्री में भी नदियों से क्वेश्चन पूछते हैं। और आप यकीन कीजिए इंटरव्यू में मैंने आपको कितने सारे लोगों के इंटरव्यू बताए हैं ना, कितने सारे बच्चों से पूछा है कि राजस्थान की नदियों के बारे में बताइए, राजस्थान की प्रवाह प्रणाली बताइए, है ना। तो ये इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं, मेंस में भी पूछा है, और प्री में तो नदियों से पूछते ही हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। अभी से नदी याद नहीं है तो प्लस इसमें मैप बना के, जितना अच्छा मैप बना के आपके भाई, ये अरब सागरीय प्रवाह हो गया, ये बंगाल की खाड़ी वाला प्रवाह हो गया, ये अंतर सागरीय प्रवाह हो गया, है ना। ऐसे करके बहुत अच्छा आंसर हम ये बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये था दोस्तों पेपर, ये थे 3 पार्ट। तो ज्योग्राफी ने नया पार्ट लगाई होगी इस पेपर में तो हमारी, और पहले वाला जो इथिक्स का पार्ट था वो भी हमारा अच्छा गया था। साइंस वाले पेपर में तो हमारा थोड़ा गोलमोल ही चला था। अब भगवान जाने नंबर कैसे आए, लेकिन जो क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे वाले किए हैं, मस्त वाले। जो नहीं आए वो नहीं आए, कोई कम नहीं है। वो मुझे लगता है मोस्टली लोगों को नहीं आए होंगे, बहुत कम लोगों को आए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज का पेपर तो थोड़ा कम हार्ड लगा होगा आप लोगों को। बताइएगा नीचे कैसा लगा आज का पेपर, और कैसा लगा मेंस 2018 का सेकंड पेपर। अच्छा लग रहा हो, मदद मिल रही हो, थोड़ा सा गाइडेंस मिल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। आपसे आप लोग देख बहुत कम रहे हो, है ना। क्यों कम देख रहे हो भाई, पढ़ाई नहीं करने की। वैकेंसी आएगी तब सिलेबस नहीं हो पाएगा एक बार में। अभी से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी तो बनोगे ना RAS। लोगों से आगे लीड लेनी है तो अभी से चलते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी